नमस्कार दोस्तों। एक जमाने में रेडियो का जबरदस्त क्रेज था। रेडियो घर का शान होता था। शादी ब्याह में दामाद को रेडियो गिफ्ट में दिया जाता था। अगर गिफ्ट में रेडियो न मिले तो दामाद जी नाराज हो जाते थे। रेडियो को बड़े नाज नखरों के साथ रखा जाता था। अपने रेडियो से छेड़छाड़ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। यह उस जमाने की बात है जब रेडियो को घर में रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। चौंकिए मत, यह बिल्कुल सच है। 60 से 80 के दशक में रेडियो को बिना लाइसेंस रखना अपराध होता था। और यह लाइसेंस भी दो तरह के होते थे, एक घरेलू और दूसरा व्यावसायिक। मतलब घर में सुनने के लिए डोमेस्टिक श्रेणी में लाइसेंस जारी किए जाते थे और सामूहिक रूप से सुनने के लिए कमर्शियल लाइसेंस होते थे। दोनों श्रेणियों के लिए अलग अलग शुल्क थे और ये लाइसेंस एक पासबुक आकार के होते थे जो अक्सर नीले रंग के होते थे, जिस पर प्रतिवर्ष पोस्ट ऑफिस द्वारा निर्धारित स्टाम्प चिपकाया जाता था। बगैर लाइसेंस के रेडियो रखना या सुनना कानूनी अपराध माना जाता था। आरोपी को वायरलेस और टेलीग्राफ एक्ट 1933 के तहत दंडित किए जाने का भी प्रावधान था। सन 1923 के करीब रेडियो की आवाज भारत में गूंजने लगी थी। 1936 में भारत में इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। यही संस्था को आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाने जाने लगा। आकाशवाणी से करीब 23 भाषाओं और 14 बोलियों में देश के दूर दराज क्षेत्रों तक रेडियो का प्रसारण किया जाने लगा। आज़ादी के समय इस रेडियो से जुड़ी एक रोचक कहानी भी है। आइए आपको इस कहानी को सुनाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को लगा कि रेडियो के प्रसारण से लोगों में उनके प्रति बगावत की भावनाएं जगाई जा रही है। इस कारण से अंग्रेजी हुकूमत ने सभी रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग के लाइसेंस को रद्द कर दिया और सभी के ट्रांसमीटर्स को उसके पास जमा कराने का आदेश जारी किया। ऐसे में एक शौकिया रेडियो ऑपरेटर जिनका नाम था नरीमन प्रिंटर ने अपने ट्रांसमीटर्स के पुर्जे को अलग अलग कर इसे अंग्रेजों के नजरों से छुपा दिया। कांग्रेस को यह सब बात का पता था। गांधी जी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद और अंग्रेजी सेंसरशिप लागू हो जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने नरीमन प्रिंटर से संपर्क साधा। इसके बाद CW बिल्डिंग बॉम्बे के सबसे ऊपर वाले माले पर एक ट्रांसमीटर लगा दिया गया। इस तरह 27 अगस्त 1942 को इससे स्वतंत्रता का आदेश दिया जाने लगा। हालांकि इसके 2 महीने बाद ही इस रेडियो को अंग्रेजी सरकार द्वारा पकड़ लिया गया। इसे छुपाने के जुर्म में नरीमन प्रिंटर को 4 साल तक का सजा दी गई। आइए रेडियो से जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारी आपको बताते हैं। भारत में 1967 में विविध भारती के साथ कमर्शियल रेडियो की शुरुआत हुई थी। विविध भारती का मुख्यालय मुंबई में था। 1977 में मद्रास से FM ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई थी। आज़ादी के बाद भी लाइसेंस को समय से रिन्यू कराना पड़ता था। समय से रिन्यू नहीं कराने पर फाइन वसूला जाता था। इस फाइन को सरचार्ज के तौर पर लिया जाता था। पोस्ट ऑफिस में ये लाइसेंस रिन्यू होते थे, यानी रेडियो खरीदने के बाद भी इसे रखने का खर्च उठाना पड़ता था। 1991 तक रेडियो पर यह फीस ली जाती थी। उस जमाने में रेडियो ही मनोरंजन और सूचनाओं का एकमात्र जरिया होता था। रेडियो का बहुत बड़ा क्रेज था। गांवों में भी इक्का दुक्का घरों में ही रेडियो होता था। चौपालों पर पेड़ पर रेडियो टांग दिया जाता था और इसके आसपास लोग बैठ जाते थे और जब तक प्रसारण चलता रहता था वे सुनते रहते थे। शहरों में भी सभी के घर में रेडियो नहीं होते थे। जिनके पास होते थे उनकी छाती चौड़ी होती थी। यह 1960 से 1980 की दशक की बातें हैं। टीवी से पहले तक रेडियो ही मनोरंजन की दुनिया थी। लोग न्यूज, क्रिकेट कमेंट्री और म्यूजिक सुनने के लिए रेडियो लिया करते थे। इसने ऑल इंडिया रेडियो की लोकप्रियता को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। इंटरटेनमेंट के दीवानों के लिए रेडियो ही सब कुछ होता था। एक ऐसा समय भी आया जब रेडियो की लोकप्रियता कम होने लगी। 1980 के बाद भारत में तेजी से नए नए मनोरंजन के साधन बढ़ते गए। इस कारण लोग रेडियो से दूर होते चले गए। घरों में टीवी बढ़ रहे थे और एक बड़ी आबादी रेडियो से दूर होती दिख रही थी। हालांकि लोग अभी भी रेडियो को महत्व दे रहे थे और रेडियो का महत्व भी कम नहीं हुआ था, लेकिन उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही थी।
ऐसे में रेडियो के महत्व बढ़ाने के लिए रेडियो पर चौबीसों घंटे चलने वाले एफएम सेवाओं की शुरुआत हुई, ताकि बेहतर मनोरंजन की सेवाओं से श्रोताओं को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ा जा सके। आज हम इंटरनेट के माध्यम से भी रेडियो को सुन सकते हैं।